नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और एसएससी-जीडी का आगाज हो चुका है। 84,800 के आसपास जो है 862 के आसपास वैकेंसीज आ रही है। तो मेरे दोस्तों, मौका है अभी से आगे बढ़ने का। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। तो हो जाओ मेरे दोस्तों, तैयार हो जाओ। एसएससी-जीडी का आगाज हो चुका है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से बैच जो हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। तो चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। हिंदी अभ्यास प्रश्न की ओर अपन चलने वाले हैं। तो जब तक न विजय हो, जब तक न विजय हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती मेरे दोस्तों। तो चलते हैं अपन सीधे अपने टॉपिक की ओर। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, इसलिए इंतजार का समय नहीं है दोस्तों, मेहनत करने का टाइम है। चलते हैं अपन आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। एसएससी-जीडी में किस टाइप के सवाल आते हैं वो अपन देखते हैं। और मैंने बताया है कि आपको गद्यांश जो है मैंने फिलहाल अभी कम कर रखे हैं, और गद्यांश जो है बाद में अपन चालू करेंगे, गद्यांश भी, ठीक है। फिलहाल गद्यांश की बजाय मैंने 5 प्रश्न एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, क्योंकि व्याकरण का बहुत बड़ा पार्ट है, गद्यांश थोड़ा सा आसान ही आता है। इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं है? शब्द का अर्थ सही किस विकल्प में नहीं है? डीठ, दृष्टि, द्वीप, हाथी, निर्जर, देवता और पीक, कोयल। तो देखो, डीठ दृष्टि को कहते हैं, एकदम सही है। डीठ, डिठोना, डिठोना काजल का टीका होता है, और डीठ दृष्टि होती है। द्वीप मतलब हाथी होता है। एक होता है द्वीप, जिसका मतलब होता है टापू। एक द्वीप टापू भी होता है। एग्जाम में द्वीप और द्वीप का मतलब पूछ लिया जाता है। निर्जर, जो कभी बूढ़ा ना हो। जर या जरा, जिसका मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है। जिसके कभी बूढ़ापन नहीं आता, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, वह देवता कहलाता है। देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं। पीक, पीक नहीं होता है, उत्तर इसका डी होने वाला है। पीक जो है वो तो पीक जो है वो थूक को कहते हैं। पीक का मतलब होता है थूक, पीक दान, थूकने का दान, ठीक है ना। और कोयल जो होता है उसको कहते हैं पिक। पिक जो है उसका मतलब कोयल होता है। काका कृष्ण है, पिक है कृष्ण है। कौवा भी काला है, पिक मतलब कोयल भी काली है। कोयल को परभृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परभृत भी कहा जाता है। ये कोयल के पर्यायवाची है। याद रखने एग्जाम में आपके पर्यायवाची वगैरह, या कहें कि शब्दावली का, जिसे अंग्रेजी में वोकैबुलरी कहते हैं, बहुत बड़ा रोल है। और एसएससी-जीडी में भी शब्दावली का बहुत बड़ा रोल है। तो पिक का मतलब होता है कोयल, जिसे पिक कहा जाता है। चलो अगला सवाल देखिए, उत्तर इसका डी हो जाएगा। डी मतलब पीक, कोयल बिल्कुल भी सही नहीं था। पीक तो थूक को कहते हैं, पिक जो है कोयल को कहते हैं, इसलिए डी आंसर से हो गया। बाकी डीठ, दृष्टि, द्वीप, हाथी, निर्जर, देवता सब सही है। अगला सवाल देखिए मेरे दोस्तों, अगला सवाल क्या है? मर जाने की इच्छा। मर जाने की इच्छा को क्या कहा जाता है? देखो, मर जाने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो मर जाने की इच्छा मतलब मुमुक्षु, मुमूर्षा, बुभुक्षु और मरणासन्न। तो देखो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहां से उत्तर मर जाने की इच्छा। अगर इच्छा होता है तो ध्यान रखो आ आता है, इच्छुक होता है। इच्छुक अगर होता है तो जो है ऊ आता है भाई अंत में, ऊ। इस बात का ध्यान रखिए। तो मुमुक्षु, मुमुक्षु होता है मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक। मुमुक्षु कौन होता है? मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक। मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक जो होता है वो मेरे दोस्तों मुमुक्षु होता है। मुमूर्षा, मरने की इच्छा। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है, उत्तर इसका बी हो जाएगा। बुभुक्षु, जो भूखा है उस व्यक्ति को बुभुक्षु कहा जाता है। मरणासन्न, मरण प्लस आसन्न। देखिए शब्द है मरण प्लस आसन्न, और आसन्न का मतलब होता है नजदीक। आसन्न का मतलब क्या होता है? नजदीक होता है, जो बिल्कुल पास में है। निकट जिसे कहते हैं, जो मृत्यु के निकट होता है उसे मरणासन्न कहते हैं। मरणासन्न अवस्था, मरण प्लस आसन्न। आसन्न का मतलब नजदीक, जो मृत्यु के निकट है वो मरणासन्न कहलाते हैं। यहां मरने की इच्छा की बात की गई है, और इच्छा को कहते हैं मुमूर्षा। क्या कहते हैं? मुमूर्षा, मरने की इच्छा।
अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। ओहो, अगला सवाल जो है, जो अत्यंत कष्ट से, क्या बताया गया है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, मतलब बड़ी मुश्किल से, बड़ी दुख के साथ में, जिसको बड़े कष्ट के साथ में निवारित किया जा सके, उसके लिए उपयुक्त क्या है? अनिवार्य, दुर्निवार, निवार्य, अप्रतिम। जल्दी से देखो क्या उत्तर हो जाएगा। तो अत्यंत कष्ट से निवारित मतलब बहुत कष्ट की बात की गई है, और बहुत कष्ट के लिए जो है दुर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, दुर या दुस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यहां पर दुर उपसर्ग बीमी आया, इसका मतलब दुर्निवार, मतलब मुश्किल से निवारण करने योग्य। अनिवार्य तो वो होता है जो जिसका निवारण ही नहीं कर सके, जो बिल्कुल जरूरी होता है वो अनिवार्य होता है। तो उत्तर यहां पर बी हो जाएगा, दुर्निवार। कहते नहीं है, अब एक शब्द भी है, दुश्वार हो गया, जीना दुश्वार हो गया, मतलब मुश्किल हो गया, तो वो दुश्वार में दुस उपसर्ग है, उसी प्रकार से जो है दुर उपसर्ग भी इसी तरह से काम में आता है। अगला सवाल देखो दोस्तों, हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम, स्वीकृत पद क्रम क्या होता है? इनमें से कौन सा है? कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया, कर्म कर्ता क्रिया, कर्म क्रिया कर्ता, मतलब सही क्रम क्या होता है? देखो, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ये एक वाक्य है। हम देखते हैं कि कर्ता सबसे पहले आया है, फिर उसके बाद में कर्म क्या खाता है, क्या लगाने से उत्तर आ रहा है, इसका मतलब कर्म है, ठीक है। और खाता है क्या है? खाता है भाई क्रिया। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं दोस्तों कि पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। कर्ता कर्म और क्रिया जो है ये क्रम चल रहा है यहाँ पर। कर्तु कर्म क्रिया स्तावत श्लोके योजास ततः परम, मतलब कर्ता कर्म और क्रिया का जो है अपना क्रम चलता है। तो पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, उसके बाद में क्रिया होने वाली है। ये भी उत्तर हो जाएगा भाई इसका। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? ये देखो, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? बताया गया है कि मिश्र वाक्य कौन सा है इनमें से, ये बताना मेरे दोस्तों। तो जल्दी से देखो मिश्र वाक्य वाला सवाल क्या है। रमेश, दिनेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं। रमेश आया, दिनेश गया और करीम पढ़ने बैठा, ठीक है। रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है, और रमेश काम करता है परंतु उसे सफलता नहीं मिलती। तो चारों में से मिश्र वाक्य कौन सा होगा? देखो मैं आपको बता दूं, यहां योजक तो आया लेकिन केवल शब्दों को जोड़ रहा है। अगर केवल शब्दों को जोड़ रहा है, लेकिन हम देखते हैं ये तीनों कर्ता है और यहां पर एक क्रिया चल रही है, एक कर्ता और एक क्रिया होती है, तो वो सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है। इसलिए ये तो सरल वाक्य है। कौन सा? ए वाला जो वाक्य वो सरल वाक्य है। रमेश आया, दिनेश गया और करीम पढ़ने लगा, और मतलब यहां दो वाक्यों जो दो क्या दो से भी ज्यादा वाक्यों को मिला के जोड़ने की बात की गई है। ऐसा वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है, लेकिन यहां मिश्रित वाक्य नहीं दिया गया, केवल मिश्र वाक्य दिया गया है, ठीक है। एक मिश्रित वाक्य भी होता है जिसका इनमें से कहीं पर भी केवल इसी में प्रयोग है, बी के अंदर मिश्र वाक्य जरूर है। लेकिन यहां देखो, रमेश आया और मतलब संयुक्त, संयुक्त एक तो वाक्य हो गया इसमें संयुक्त, क्योंकि कोमा लगा हुआ है, उसके बाद में फिर आ गया संयुक्त। जब संयुक्त संयुक्त मिलता है तब भी मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित, मिश्रित वाक्य और मिश्र वाक्य में पर्याप्त अंतर होता है। रमेश ने कहा कि, बिल्कुल अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो वाक्य मिश्र है। हमारे सवाल का उत्तर यही होने वाला, मिश्र वाक्य रमेश ने कहा कि वाले में है। रमेश काम करता परंतु पर, परंतु, लेकिन, किंतु आए, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य अगर यहां पर भी देखो रमेश आया, ये नहीं होता केवल होता कि दिनेश या दिनेश गया, तो रमेश आया और करीम पढ़ने बैठा, अगर केवल दो ही वाक्य होते तब ये संयुक्त वाक्य हो जाता। फिलहाल ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है वो सी हो गया मेरे दोस्तों। चलो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड राजस्थान के अंदर ऐसा सवाल पूछा हुआ है मिश्रित वाक्य वाला, तो ये भी ध्यान अपने को रहना चाहिए कि मिश्रित वाक्य भी होता है। हम क्या सरल, मिश्र और संयुक्त, बस ये तीन ही वाक्य समझते हैं। मिश्र मिश्रित एक समझ लेते हैं, जो कि नहीं होता है। चलो अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों, क्या बताया गया है, ये देखो। हाँ जी, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं, किस विकल्प के हैं भाई? युधिष्ठिर, विपन्नवस्था वृत्य, अत्योक्ति, स्वावलंबन, विरहणी, गौरव, गत्यवरोध, परितोषिक, और अंत्याक्षरी, अपराह्न और श्रृंगार। बताना है कि कौन से जो है उसमें सभी शब्द जो है एकदम सही है।
सभी शब्द किसमें शुद्ध हैं ये बताना। देखो युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है, इसका मतलब फिलहाल ये भी गलत चल रहा है। अत्योक्ति नहीं होता, अति प्लस उक्ति। देखो अति का मतलब होता है ज्यादा और उक्ति का मतलब होता है कथन। कोई ज्यादा कथन मतलब ई के बाद में वो हो गया, शब्द बन जाएगा अत्युक्ति। यन संधि का प्रभाव चल रहा है, इसका मतलब इसके भी सभी शब्द तो शुद्ध नहीं है। अब बात करें, गौरव तो बिल्कुल सही है, गत्य और रोध भी बिल्कुल सही है, लेकिन शब्द होता है पारितोषिक। यहाँ पारितोषिक शब्द होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर क्योंकि एक प्रत्यय आ गया ना, इसलिए परितोष प्लस एक पारितोषिक होता है। परितोष, परितोष प्लस एक पारितोषिक होता है। फिलहाल इस शब्द के कारण यहाँ पर भी वाक्य गलत हो गया है। अंत्याक्षरी ये शब्द शुद्ध है, अपराह्न भी शुद्ध है, लेकिन श्रृंगार यहाँ मामला गड़बड़ चल रहा है। श्रृंगार जो है यहाँ पर गलत ही चल रहा है। फिलहाल ऐसी स्थिति में चारों वाक्यों में कोई ना कोई मिस्टेक है, इसलिए चारों वाक्य ही गलत है, सभी गलत। सभी वाक्य में जो है गलती चल रही है, क्योंकि एक मिनट, सभी शब्द शुद्ध हैं तो हर वाक्य में अशुद्ध मिल गया, तो सभी शब्द तो किसी में भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, अगर यहां पा होता तो फिर सी आंसर कर देते। फिलहाल अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब में मिस्टेक चल रही है, यहां भी गलत चल रहा है। स्वावलंबन तो सही है, लेकिन वीरहीनी होता है, इसलिए ये भी गलत है। देखो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। युधिष्ठिर गलत है, विपन्नावस्था होता है, यहाँ पर ये आना था, इसलिए ये भी गलत हो गया। भृत्य होता है, भृत्य मतलब नौकर होता है। ठीक है, और अंत्याक्षरी तो सही है, अपराह्न सही है, लेकिन श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार ऐसे होता है, इसलिए चारों ही गलत है। चलो उपयुक्त में से कोई नहीं भाई, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है ये देखो भाई, अगला सवाल मतलब आज के टाइम में आपको हर शब्द का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है मेरे दोस्तों। ठीक है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द शुद्ध चल रहे हैं? तपस्विनी और वांग्मय, तो ये तो गलत हो गया। प्रज्वलित एंड क्रांति, तो प्रज्वलित गलत चल रहा है इसमें तो दोनों ही गलत चल रही हैं। ठीक है, स्वातंत्र्य और उच्छृंखल, द्वंद्व और अतिथि, द्वंद्व शब्द गलत चल रहा है। केवल स्वातंत्र्य और उच्छृंखल, सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। स्वातंत्र्य होता है स्वतंत्र प्लस ये, देखो स्वतंत्र प्लस ये प्रत्यय लगा, इसलिए जब ये प्रत्यय लगता है पहला वन बड़ा हो जाता है, इसलिए हो गया स्वा। फिर तंत्र, तो ये तन, त्र में से ए निकल जाएगा, त्र आधा, और ये शब्द बन गया स्वातंत्र्य। स्वतंत्र प्लस ये क्या हो गया? स्वातंत्र्य हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो उसके आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये स्वातंत्र्य आपके एकदम सही हो गया। उच्छृंखल, ये उच्छृंखल भी बिल्कुल सही हो गया है। अब देखो द्वंद्व, तो ये देखो ये द आधा है, ये व, ये अनुस्वार, ये द आधा, और ये व, द्वंद्व, द्वंद्व। ठीक है, ऐसे तो उत्तर क्या हो गया भाई? उत्तर आपके जो है फिलहाल इसमें सी आंसर हो गया है, द्वंद्व ऐसे होता है। ठीक है, प्रज्वलित में ज एक ही आएगा, प्र और ज्वलित, ज्वलित शब्द होता है, प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है। यहाँ डबल ज चल रहा है ना, गलत चल रहा है, ये बड़ा वाला ज नहीं आएगा, केवल आधा जाएगा। क्रांति सही है। तपस्विनी में मात्रा छोटी की आती है, और वांग्मय जो है वो इस प्रकार से होता है, वांग और मय, वांग्मय। वांग्मय का मतलब होता है साहित्य, साहित्य को वांग्मय कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर हो गया इसका सी स्वातंत्र्य। देखो त्र के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब त्र आधा है, इसीलिए मैंने यहां पर आधा लिखा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों क्या होने वाला है, ये देखिए। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध कौन से विकल्प के हैं? महात्म्य सहस्र, गौहर आनंद, सदोपदेश इप्सित, और निष्कंटक एंड रविंद्र। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, पूर्ति से बताएंगे मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। ठीक है, महात्म्य सहस्र, सहस्र, गौहर आनंद, सदोपदेश इप्सित, निष्कंटक एंड रविंद्र। तो क्या हो जाएगा भाई? किस विकल्प के सभी शब्द? तो देखो महात्म्य ये गलत हो गए यहाँ पे, सहस्र बिल्कुल सही है, गहवर होता है इसलिए ये गलत है, और आनंद सही है, सदोपदेश गलत है, और इप्सित भी गलत है, निष्कंटक गलत है, रविंद्र भी गलत है। इसका मतलब उत्तर तो ए होना था, लेकिन ए में मिस्टेक हो गई है। महात्म्य शब्द नहीं होता, शब्द होता है महात्म्य,
महात्म्य, महात्म्य, ठीक है। तो हा लगाना भूल गए, एक मिनट। ये देखो शब्द होता है महात्म्य, ये माँ, ये हा, ये तय आधा, ये मैं आधा, ये महात्म्य शब्द क्या हो जाएगा? महात्म्य हो जाएगा, ठीक है। महात्म्य शब्द हो जाएगा, ये लो साहब। तो और सहस्त्र बिल्कुल सही है। फिलहाल उत्तर इनके हिसाब से जो है ए और बी जाना चाहिए, लेकिन सारे गलत चल रही हैं। क्या है कि छापने में कोई मिस्टेक हुई है। गव्वर कैसे लिखते हैं? देखो ये ग, ये है आधा, ये वह और ये रह। गव्वर, गव्वर का मतलब होता है गड्ढा। गड्ढा आपने देखा होगा, खड्डा जो होता है वह होता है गव्वर। आनंद सही है। सदोपदेश नहीं होता, शब्द होता है सदुपदेश। सत्य प्लस उपदेश। अब तय के बाद में स्वर है तो तय का द हो जाएगा। एक का तीन, एक का तीन, एक का पहला तीसरे में बदल जाएगा अपनी लाइन के, अपनी पंक्ति के। शब्द बनेगा सदुपदेश, सदुपदेश। सदुपदेश होता है, ईप्सित नहीं होता, ईप्सित होता है, बड़ी की मात्रा आती है। निष्कंटक, अगर इधर ई ऊ है और इधर कैवर गए तो विसर्ग बनाते हैं अपन, और विसर्ग का षटकोण हो जाएगा। निष्कंटक कैसे होता है? निष्कंटक, ये निष्कंटक हो गया। रविंद्र, देखो ये हो गया रवि और इधर कर दिया मैंने इंद्र, दोनों मिल जाएंगे तब शब्द क्या बनेगा? रविंद्र। रविंद्र, अगर आप अनुस्वार नहीं लगाते हो तो फिर रविंद्र ऐसे भी लिख सकते हो, रवि आधा न और द्र, रविंद्र। फिलहाल इसके अनुसार जो है सही शब्द ये हो जाएगा रविंद्र। तो हमने क्या देखा? यहाँ गलतियां बहुत सारी चल रही है। यहाँ तो दोनों शब्द गलत है, यहाँ दोनों गलत है, यहाँ एक गलत है, यहाँ एक गलत है। महात्म्य ए उत्तर हो जाएगा। महात्म्य कैसे लिखते हैं? ऐसे। महात्म्य में यह प्रत्यय कारण पहला वर्ण बड़ा होता है भाई, ठीक है। फिलहाल यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से चारों में से कोई सा भी नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। देखो शुद्धि अशुद्धि में पेपर में मिस्टेक हो ही जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो बता रहा हूं एकदम सटीक बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य है जो एकदम सही है? चिंता एक भयंकर व्याधि है, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, राम अपने धुन में जा रहा था, मराठी की लिपि देवनागरी है। जल्दी से बताओ कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब सही कौन सा है ये बताना है। मतलब तीन गलत और एक सही है, कौन सा वाला है ये बताना है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। कोहिनूर एक अमूल्य, एक मिनट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो चिंता एक भयंकर, आधी है, व्याधि नहीं आएगा, आधी आएगा। आधी का मतलब होता है मानसिक बीमारी, इसका मतलब ये तो वाक्य गलत था। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा नहीं है, बहुमूल्य हीरा होता है भाई। कोहिनूर कोई अमूल्य नहीं है, अमूल्य नहीं है, बहुमूल्य है। मोल तो उसका भी है, बहुमूल्य हीरा है, बहुमूल्य। अमूल्य तो है ही नहीं, इसलिए ये भी गलत है। राम अपने धुन में जा रहा है, अपने धुन में नहीं, अपनी धुन, क्योंकि धुन स्त्रीलिंग है इसलिए अपनी शब्द आएगा, तो वाक्य ये भी गलत है। मराठी की लिपि देवनागरी है, बिल्कुल। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी की लिपि जो है पर देखो यहां पर क्या है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मराठी की लिपि देवनागरी कभी नहीं है। देवनागरी लिपि हिंदी की है और संस्कृत की है, इसका मतलब ये भी गलत है। मतलब चारों ऑप्शन गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब आपके पास नॉलेज इतना होना चाहिए कि सवाल कैसा भी हो आपको उत्तर का पता हो कि उत्तर कौन सा सही चल रहा है, यह बात है। या कोई सर्वाधिक सही दिख रहा हो तो। फिलहाल यहां पर सारे गलत चल रहे हैं। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है अपना, देखो इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध है? मतलब अनावश्यक शब्द प्रयोग हुआ इसलिए गलत चल रहा है। इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध है? वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। सचिवालय कार्यालय में लिपिक, रात भर गधे भोगते रहे, मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, और आज हवा ठंडी चल रही है, आज हवा ठंडी चल रही है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध है?
मतलब वहां अनावश्यक शब्द आया है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी, पहले भी शब्द आ चुका है, दोबारा कोई शब्द आया है, तो ऐसा कौन सा है वो देखना अपने को। बताओ दोस्तों फटाफट उत्तर क्या होने वाला है। तो इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द के प्रयोग के कारण, देखो रात भर में कुत्ते भौंकते हैं, गधे भौंकते हैं, अरे गधे तो रेंगते हैं, गधे रेंगते हैं, या तो गधा करते हो तो रेंगना करो, नहीं तो फिर गधे की जगह कुत्ता करो, या तो गधे की जगह भौंकना करते हो तो कुत्ता करो। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, और गधा रेंगता है। दो तरह से वाक्य बनेंगे, या तो गधा है तो रेका लो और कुत्ता है तो भुगवा लो। ठीक है, मीरा एक प्रसिद्ध कवि नहीं है भाई, कवियत्री थी, कवियत्री। यहां हम देख रहे हैं कि लिंग संबंधी अशुद्धि चल रही है। यहां पर हम देख रहे हैं कि मतलब अनुपयुक्त शब्द, सही शब्द आना चाहिए वो नहीं आया, गलत शब्द आया, अनुपयुक्त शब्द संबंधी। यहां अशुद्धि अनुपयुक्त शब्द संबंधी, देखो। और आजकल इस स्टाइल के सवाल एसएससी जीडी में खूब आ रहे हैं। अनुपयुक्त शब्द मतलब सही नहीं था, गलत शब्द था। अभी थोड़े दिनों पहले 2023 की एसएससी जीडी में सवाल भी आया है कि आम जो है बड़ा सुंदर है, आम सुंदर नहीं है, आम स्वादिष्ट है, फल स्वादिष्ट होता है, सुंदर नहीं होता है। ये एग्जाम में 2023 की एसएससी जीडी में सवाल आया है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि, अरे कवि नहीं भाई, कवित्री। यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है। आज हवा ठंडी चल रही, ये तो वाक्य पूरा ही शुद्ध है। ये कह रहा है कि अनावश्यक शब्द प्रयोग, तो देखो सचिवालय में कार्यालय है, इसलिए फिर से कार्यालय लेने की जरूरत नहीं है, वह सचिवालय में लिपिक है। अगर इतना करते तो उत्तर हो जाता। यहां पर यह है अपना उत्तर, अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। सचिवालय में कार्यालय, इसलिए कार्यालय फालतू लेके आए, कार्यालय की जरूरत नहीं थी, अनावश्यक काम में लिया गया, इसलिए इसका ये उत्तर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और कैसा लग रहा है पढ़ करके ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे मेरे दोस्तों। थोड़े से स्टैंडर्ड वाले सवाल लेके आया हूं आपके लिए, इसलिए लेके आया हूं कि स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है एग्जाम्स का। आज के 4 साल पहले एसएससी जीडी का पेपर आता था, वैसा आज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और बदलाव के अनुसार अपने को चलना पड़ेगा, बदलाव के अकॉर्डिंग अपने को चलना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों, तभी जो है सिलेक्शन पक्का है। सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के संदर्भ में इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है। सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करना, अच्छा आदमी उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी और पूछ पूछ, नेकी का बदला बदी, और नेवता बामन और शत्रु बराबर, नेवता बामन शत्रु बराबर, ऐसे। तो बताना दोस्तों कौन सा वाला है कि सदाचारी के साथ बुरा व्यवहार। सदाचारी मतलब नेकी, नेकी का बदला है बदी, बदी का मतलब होता है दुश्मनी, अच्छे आदमी के साथ में दुश्मनी साधना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, नेकी का बदला बदी मतलब दुश्मनी है, शत्रुता। चलो अगला सवाल क्या है भाई, देखो क्या बताया सवाल। धूर्त साधु का बुरा आचरण, धूर्त साधु का बुरा आचरण मतलब धूर्त साधु और उसका बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है। तो धूर्त साधु का बुरा आचरण, इसके लिए उपयुक्त कौन सी कहावत है। हाथ कोड़ी न बाजार लेखा, हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, हाथ कसीदा और आसमान पर दीदा, ठीक है। हाथ में खाना और पात में लाना, बताना धूर्त साधु का बुरा आचरण। तो धूर्त साधु का बुरा आचरण क्या कहलाएगा भाई। हाथ कोड़ी न बाजार लेखा, ठीक है, हाथ सुमिरनी और बगल कतरनी। हाथ में तो अच्छा, लेकिन बगल में साइड में कतरनी, तो कौन सा हो जाएगा। धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए जो है वो हो जाएगा मेरे दोस्तों हाथ कसीदा और आसमान पर दीदा। उत्तर हो जाएगा हाथ सुमिरनी और बगल कतरनी। हाथ में तो माला ले रखी है, राम 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 राम, ठीक है, लेकिन पीछे से जो है बुरा आचरण कर रही है, तो इसका मतलब हाथ सुमिरनी बगल कतरनी इसका उत्तर होने वाला है। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है भाई। अगला सवाल है एक आंख से देखना, इसका मतलब काना होना ये नहीं होगा। एक आंख से देखने का मतलब होता है एक आंख से देखना, एक आंख से देखना इसका मतलब होता है, एक आंख से देखने वाला होता है काना होना नहीं। समान भाव रखना, अधूरा उपकार करना, कपट भरा व्यवहार करना, सभी को समान भाव से देखना। एक आंख से मतलब कोई गरीब है अमीर है, कोई उच्च वर्ग का निम्न वर्ग का, सभी को बराबर मान लेना, यही होता है एक आंख से देखना मतलब समान भाव से रखना। उत्तर बी हो जाएगा भाई।
अगला सवाल देखो क्या दिया है। अगला सवाल अपने इनमें से किस विकल्प में कर्मधारय समास, ये कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय किसमें नहीं है ये बताना अपने को। शुभागमन, गुरु दक्षिणा, नीलोत्पल, चंद्रमुख। तो देखो क्या उत्तर होने वाला है, शुभागमन, गुरु दक्षिणा, नीलोत्पल और चंद्रमुख। तो शुभ है जिसका आगमन, तो आगमन की विशेषता है शुभ। ठीक है, नीला है जो उत्पल मतलब होता है कमल, उत्पल का मतलब होता है कमल, कमल जो नीला है तो कमल की विशेषता चल रही है। चंद्रमा के जैसा मुख, तो मुख की विशेषता है चंद्रमा के जैसा। इसका मतलब उत्तर हो गया बी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ये जो है सवाल हो गया है, उत्तर हो गया आपका गुरु के लिए दक्षिणा। यहाँ के लिए आ गया, इसका मतलब तत्पुरुष समास, तत्पुरुष है यहाँ पर मेरे दोस्तों, कर्मधारय नहीं है, इसका मतलब बी आंसर है। अगला सवाल देखो, अगला जो सवाल है एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के सवाल आने वाले मेरे दोस्तों, इसलिए आपको बढ़िया ढंग से पढ़ना है। जुड़े रहो, लगे रहो लगातार, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के पेज चालू है। देखो अगला क्या बताया है, अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब क्या होता है, अनु का मतलब मेरे दोस्तों पीछे होता है। उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है, मतलब अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है ये बताना है। ठीक है, अन्वय, अनुकूल, अनुर्वर, अनुज, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है, अन्वय, अनुकूल, अनुर्वर, अनुज। अब देखो ये हो गया आपके अनु प्लस अय, तब बनता है अन्वय। इधर हो गया अनु प्लस कूल, ये हो गया आपके अनुकूल, बिल्कुल अनु आया। और अनु प्लस जय, अनु का मतलब बाद में पीछे, जय का मतलब जन्मा, बाद में जन्मा, अनुज। अब बचा क्या, अनुर्वर, ये हो गया अन्न प्लस उर्वर, मतलब जो उर्वर नहीं हो, जो उपजाऊ नहीं हो। तो जो उपजाऊ नहीं होता है यहां अन उपसर्ग चल रहा है, इसलिए उत्तर सी हो जाएगा भाई, अन उर्वर, जो उर्वर नहीं है। बाकी सब में अनु अनु, देखो अनु अनु अनु। चलो अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या है, देखो क्या है अगला सवाल। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो देखो पटु, निपुण, दबंग, ठीक है, वक्र, तिर्यक, कुटिल, बिल्कुल वक्र टेढ़ा, तिर्यक टेढ़ा और कुटिल भी टेढ़ा ही होता है। मधुप भौरा होता है, भृंग भौरा होता है, अली भी भौरी होता है, भौरा होता है। और जुनाई मतलब चांदनी, चंद्रिका मतलब चांदनी, ज्योत्सना का मतलब भी चांदनी होता है। ज्योत्सना को ऐसे लिखते हैं सही, ये ज्योत्सना एकदम सही शब्द ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। तो चांदनी है, भौरा है, टेढ़ा है, लेकिन पटु और निपुण तो एक ही बात है, दबंग नहीं होगा, दबंग नहीं होगा, ए आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है कि आपके 20 में से कितने सही हुए भाई। ठीक है, आपको बताना है कि 20 में से कितने सही हुए। दोस्तों लगे रहो, जुड़े रहो। तो देखो अगला सवाल क्या है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द मही के पर्यायवाची, मही का मतलब होता है धरती, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तो धरती, धरती का मतलब, अब देखो अवनी और इला, अवनी का धरती है ना, अवनी, अवनी किसे कहते हैं, धरती को ही कहते हैं। और इला, इला न देनी अपनी हालरिया हुलराय, तो धरती को ही इला भी कहते हैं भाई। अचिला, धरती को कहते हैं भू, धरती को कहते हैं, ठीक है, मेदिनी, धरती को कहते हैं धरा, धरती को कहते हैं पृथ्वी, धरती को कहते हैं। लेकिन शैलजा, शेल, शेल का मतलब होता है भाई पर्वत, पर्वतों से है जो जन्मी, जा का मतलब होता है जन्मी, पर्वत से जिसका जन्म हुआ है। पर्वतों से कौन जन्मी है, पर्वतों से मां पार्वती जन्मी है, पार्वती को जो है शैलजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैलजा, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में सी आंसर हो गया है। अगला सवाल देखो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है, गलत विलोम शब्द का प्रयोग किसमें किया गया भाई इनमें से। तो देखो अपकार के उपकार, उन्मूलन, रोपण, उचित, अनुचित, सभी में बराबर चल रहा है। लेकिन अथ, इति, इति सिद्धम,
आपने देखा होगा अथ और इति, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? फिलहाल यहां पर अथ का मतलब होता है समाप्त होना, इति का मतलब होता है प्रारंभ, इसलिए ये भी सही है। फिलहाल यहां पर सभी ऑप्शन एकदम सही चल रही हैं। अथ का विलोम शब्द भी इति ही होता है। तो मेरे दोस्तों उपर्युक्त सभी मतलब गलत कोई सा भी नहीं है, सारे ही सही हैं, सारे के सारे क्या हैं? सभी सही है, गलत कोई सा भी नहीं है, चारों ही सही है, ठीक है, उपर्युक्त सभी सही। अगला सवाल देखो क्या दिया, देखो पेपर्स में भी कई बार मिस्टेक आती है, किताबों में कई बार मिस्टेक आती है, मिस्टेक अपने को दूर करनी है भाई, ठीक है। आपका नॉलेज सॉलिड होना चाहिए कि आप प्रश्नों में भी गलतियां निकाल सको, आपको पता होना चाहिए कहां क्या गलती चल रही है। आपने देखा होगा आरपीएससी राजस्थान के अंदर हिंदी के ज्यादातर सवाल क्यों डिलीट होते हैं? क्योंकि कईयों को पता ही नहीं होता, पेपर बनाने वाले को पता नहीं होता, कहीं ना कहीं त्रुटि रही जाती है। चलो सृष्टि, देखो सृष्टि वाला होता है निर्माण, इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? पढ़ ले, बिल्कुल सही है। वृद्धि मतलब बढ़ना, ह्रास का मतलब कमी, बिल्कुल सही है। हरेश मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, बिल्कुल सही है। लेकिन हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट तो एक ही बात हो गई भाई, इसका हो जाता है दुबला पतला, हष्ट पुष्ट का दुबला पतला होता है। उत्तर हो जाएगा डी, डी में गलत विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। आज का अंतिम सवाल, अंतिम सवाल क्या है जो देखते हैं अपन आज की पीडीएफ का और आज की क्लास का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक या शेयर जरूर कर दें मेरे दोस्तों, ठीक है। आपका बस इतना सा प्रेम प्यार मोहब्बत मिलती रहे और कुछ नहीं चाहिए। इनमें से किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है? शब्द का सही अर्थ किसमें नहीं है? कृषाणु, किसान, कपिश, मटमेला, कपि, बंदर और कृति, मृगचर्म, इनमें से किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है? कौन सा है जिसमें शब्द का सही अर्थ नहीं है? देखो सवाल होना चाहिए शब्द का सही अर्थ किसमें है, शब्द का सही अर्थ किसमें है, ये सवाल होना चाहिए। मिस्टेक चल रही है सवाल में। देखो कृषाणु, अरे कृषाणु जो है अग्नि को कहते हैं इसलिए इसका सही नहीं है, ठीक है। कपीश, कपीश जो है वो मटमेला नहीं होता है, कपीश कपियों के है जो ईस, ठीक है। कपि बंदर, कपि बंदर को कहते हैं, ठीक है। और कृति मृगचर्म, तो देखो वैसे इनमें ये तो हो सकता है कि कपिश भूरे रंग को भी कहते हैं जिसे मटमेला भी कहते हैं। तो फिलहाल इसका उत्तर सर्वाधिक सही तो देखो ए चल रहा है, क्योंकि कृषाणु का मतलब क्या होता है? कृषाणु का मतलब होता है अग्नि, आग। तो कृषाणु का मतलब किसान नहीं होता है, कृषक होता है। किसान किसे कहते हैं? कृषक। अगर सर्वाधिक पूछा जाए, मान लो अगर एग्जाम में सवाल ऐसा का ऐसा ही आता, कैसा आता सवाल? अगर ऐसा आता कि शब्द का सही अर्थ कौन सा नहीं है, उत्तर हो जाएगा ए। सर्वाधिक सही जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए। कपिश भूरे को कहते हैं, मटमेला हो सकता है, कपि बंदर को कहते हैं, सही है। कृति मृगचर्म को कह सकते हैं, उत्तर हो गया कृषाणु किसान। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि कृषाणु नहीं कहते, कृषक कहते हैं किसान को। फिलहाल शब्द का सही अर्थ पहले वाले में नहीं है, ए आंसर सही है 20 का। तो पढ़कर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट अवश्य करें। और कोई किसी क्वेश्चन में अगर मान लो त्रुटिवश, क्योंकि शुद्ध अशुद्धि के सवाल ज्यादा थे इसलिए छापने वाले से मिस्टेक हो जाती है, उसे अनर्गल न लेवे। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।